कार्बोनेट सबसे मजेदार, इसकी प्रोसेस बहुत मशहूर, लगभग 100 बरस से भी अधिक पुरानी प्रोसेस है, सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे महान वैज्ञानिक थे, अच्छे केमिकल इंजीनियर थे, उन्होंने ये सॉल्वे प्रोसेस बनाई। अच्छा, और इसकी इंडस्ट्रीज वगैरह सेट करी, और बहुत उससे उनको लाभ भी हुआ, है ना, सांसारिक लाभ, आर्थिक लाभ भी हुआ, है ना। और उस जो उनको प्रॉफिट्स मिलते थे उससे उन्होंने ऐसे सॉल्वे लेक्चर्स ऑर्गेनाइज कराए जिनसे एटॉमिक थ्योरी बाद में एक अपने मुकाम तक पहुंची है। बड़ा मजेदार हिस्टोरिकल फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, मतलब कि जो बोर और आइंस्टीन और इन सबके को बुला बुला कर सम्मेलन करना और उनकी मुलाकातें कराना और इस तरह के सिंपोजिया ऑर्गेनाइज करना, ये सॉल्वे महाराज ने किया था। तो ये बड़े अच्छे वैज्ञानिक भी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे, और एंटरप्रेन्योरशिप से जो उन्होंने धनराशि कमाई उसको भी उन्होंने साइंस को फर्दर करने में आगे लगा दिया। देखते हैं महान सॉल्वे की प्रोसेस को क्या है। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप इसको देखो, मैं एक बड़ा अच्छा तरीका बताता हूं। एक तो तरीका है कि मैंने प्रोसेस बोल दिया, आपने रट ली। आपको सबसे पहले एक चीज समझनी होगी कि बनाना क्या है। बनाना है हमको, मान लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्यों? अभी तो कार्बोनेट की बात कर रहे थे, पहले बाइकार्बोनेट बनाना है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट प्रोसेस में एक मेजर प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो बाइकार्बोनेट है। बाद में हम उससे कार्बोनेट बना ले, वो हमारे ऊपर है, पर बाइकार्बोनेट अपने आप में भी एक बढ़िया और इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट है, कोई खराब चीज। सॉरी, इसमें क्या क्या है? इसमें है सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो सोडियम कहां से लाऊंगा? नमक से ले आओ। सबसे सस्ता सोडियम तो नमक में ही मिलेगा, समुद्र में ढेर सारा नमक है, उठा लो, ठीक है। और हाइड्रोजन और कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो पानी से मिल जाएंगे अगर चाहिए तो। कार्बन जो है, वैसे तो कोयले भी होते हैं पर कंबाइंड फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे सस्ती पड़ती है। तो सॉल्वे महाराज ने जो दिमाग लगाया, उन्होंने कहा कि अगर कुछ ऐसा हो जाए कि नमक है और साथ में कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है, पानी वानी है, इनसे मिलाकर अगर मैं कोई जुगाड़ फिट कर लूं तो भी बड़ा अच्छा है, काम हो जाएगा। हो सकता था। क्या करें भाई? नमक तो न्यूट्रल सॉल्ट है, किसी से रिएक्ट करता नहीं। CO2 बहुत वीक ही सही, पर एसिड है, और पानी भी न्यूट्रल ही है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा कहानी में रोमांच और ग्लैमर लाने के लिए एक काम करते हैं, कोई बेस ले आते हैं। कौन सा बेस? तो उनको लगा, उनको एक वॉलेटाइल बेस चाहिए था, तो उन्होंने कहा अमोनिया देंगे, जो उड़ भी सके और बेस का भी काम कर सके। ठीक है, तो अब उन्होंने अपनी प्रोसेस डिजाइन करी। रिएक्शन यहाँ लिखे हैं, बहुत अच्छे मुझे भी दिख रहे हैं, पर मैं चाहता हूं कि आप पहले प्रोसेस मेरे साथ सुने। सॉल्वे प्रोसेस बड़ी मशहूर प्रोसेस है, मुश्किल मानी जाती है, और अगर आप मेरी बात शांति से सुनेंगे तो आपको अभी याद हो जाएगी और बहुत मजा भी आएगा। सुनिए। CO2 पानी में घुलती है, हाँ, थोड़ी बहुत घुल जाती है। अगर आप CO2 की सॉलिबिलिटी पानी में बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? बढ़ाना क्या चाहते हैं? भगवान जितना चाहते हैं उतनी घोलते हैं, वो तो ठीक है, पर वो एक एसिड है और आप चाहते हैं कि वो और घुल जाए, तो क्या करेंगे? वेल, एक तरीका है कि उसका रिएक्शन किसी बेस से करा दिया जाए। कौन से बेस से? तो अभी तो अमोनिया की बात चल रही थी, तो अमोनिया से करा दी, ठीक है। तो CO2 को उन्होंने कहा पहले पानी में घोलो। अरे वाह! उससे क्या बनेगा? H2CO3। इस H2CO3 को जरा अमोनिया से रिएक्शन कराओ। अमोनिया वीक बेस है, H2CO3 वीक एसिड, H प्लस का लेन देन होगा, अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाए। क्योंकि अमोनिया वीक बेस है, एक ही H प्लस रोते पीते खींच पाई और अमोनियम बाइकार्बोनेट बन। और जैसे ही सॉल्यूशन में बाइकार्बोनेट आयन बने, हाँ जी, और उसी सॉल्यूशन में पहले से तैर रहे थे कौन? नमक, यानी Na प्लस और Cl माइनस। एकदम से याद आता है कि NaHCO3 कोई बहुत सॉल्युबल चीज नहीं है। NaHCO3 धड़ाम पीपीटी हो गया और अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन में बच गया। तो आपका कहना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में नहीं घुलता? आमतौर पर जितना जैसे अमोनियम क्लोराइड घुल जाता है, नमक घुल जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट घुल सकते हैं, तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी, मान लो 100, 150, 200 ग्राम पर लीटर घुल जाएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट मुश्किल से 8-10 ग्राम पर लीटर घुलता है, तो ये काफी कम है। तो 8-10 ग्राम बह जाए तो बाकी अगर 100-200 ग्राम बन गया तो बाकी 190 ग्राम क्रिस्टलाइज होकर बाहर निकल जाता है, और लोग कहते हैं लो जी, सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। ये तो बड़ा आसान है। तो क्या किया? क्या है आपने? मैंने किया ये है कि भाई एक कहीं से CO2 लाया मैं,
अच्छा, CO2 गर्म पानी में अच्छे से घुलती है, ठंडे पानी में? ठंडे पानी। तो मैंने कोल्ड और नमक का सॉल्यूशन था तो सैचुरेटेड ब्राइन। ब्राइन माने NaCl एक्वस, ये लिया। खूब ठंडा ठंडा नमकीन पानी जिसमें मनमान नमक, जितना नमक घुल सकता था उतना मैक्सिमम डाल दिया। फिर उसमें जितनी CO2 डाल सकते थे उतनी CO2 भी डाल। अच्छा, जान ले लो क्या करोगे। और उसमें खूब सारी अमोनिया जितनी ऐड कर सकते थे वो भी कर दी, सबके रिस्पेक्ट में सैचुरेट कर दिया जी। अब नमक का CO2 से भले कोई रिएक्शन ना हो, CO2 क्योंकि नमक न्यूट्रल है, लेकिन CO2 तो वी की सही एसिड है, अमोनिया वी की सही बेस है। तो CO2 ने पानी के साथ बनाया H2CO3, वो H2CO3 अमोनिया के साथ रिएक्ट कर गया, H प्लस का लेन देन हुआ, बन गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। और जैसे ही बाइकार्बोनेट आयन बने, सोडियम के साथ धड़ाधड़ क्रिस्टलाइज हो गए और बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट। और बाबा, सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल्स निकल आए। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट क्रिस्टलाइज होकर बाहर आ गया। वाह, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक है। फिर क्या होगा? अब जब आपके पास बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट और फिर साथ में अमोनियम क्लोराइड बन गया है, नो डाउट। अब क्या करें? तो आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट आ चुका है, सॉल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड आ गया है। हाँ जी, अब क्या करेंगे? अब लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, एक काम तो हुआ, अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट तो कब से भी आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया है, और ऑफ कोर्स अमोनियम क्लोराइड तो कर ही सही है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हल्का सा गर्म कर दोगे तो टूट जाएगा सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2 में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि बाइकार्बोनेट्स गर्म करने पे टूट जाते हैं, कार्बोनेट H2O और CO2 में CO2 उड़ जाते हैं। ठीक है, उड़ गए भैया। तो सोडियम कार्बोनेट बनाने की जो तमन्नाएं थी वो तो पूरी हो गई। अब अमोनियम क्लोराइड जो बच गया है उसका क्या यूज? या तो प्रोडक्ट के रूप में उसे फेंक दीजिए या बेच दीजिए। अमोनियम क्लोराइड के इतने ग्राहक है नहीं, कोई इतना चाहता नहीं है अमोनियम क्लोराइड को। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा एक और काम करते हैं, इसमें से अमोनिया वापस निकाल लेते हैं, क्योंकि अमोनिया की तो अपने को बार बार जरूरत है सॉल्वेंट प्रोसेस में। तो उन्होंने कहा अमोनियम जी, आप एक काम करें, आप अमोनिया निकाल दें वापस। कैसे निकालें? NH4 प्लस में से H प्लस हटाओगे तो अमोनिया निकलेगी। H प्लस कौन हटाएगा? H प्लस तो एसिड है, एसिड हटाने वाला बेस है। अरे बाबा, तो बेस डाल दें क्या? हाँ। और सबसे सस्ता बेस कौन सा है जो गली मोहल्लों में बिकता है, लोग पान की दुकान से लेके खा जाते हैं खैनी में मिलाकर और पान में लगाकर? चूना। जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप कुछ भी जो आपको मिल जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाए, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। इसने दिया H प्लस, इसने दिया OH माइनस। हीट करिए, H प्लस और OH माइनस से बन गया पानी। ऑफ कोर्स अमोनिया निकली, उड़ जाएगी, और कैल्शियम क्लोराइड एक्वस आ गया। अमोनिया को आप वापस भेज दीजिए कहां? स्टेप 1 पे, जहां पर आपको अमोनिया चाहिए थी सॉल्वेंट प्रोसेस शुरू कराने के लिए। तो अमोनिया तो अंदर ही अंदर रिसाइकिल होती रहेगी। हाँ, नई अमोनिया नहीं चाहिए, एक बार खरीद ली फिर गोल 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 घुमाते रहिए, उससे बढ़िया है। स्टेप 1 में यूज हुई थी, स्टेप लास्ट में रीजनरेट हो गई, कैल्शियम क्लोराइड और बन गया। ये बड़ा मजेदार बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट मतलब बनाना तो नहीं चाह रहे थे, बन गया तो क्या करे, पड़ा रहेगा। कैल्शियम क्लोराइड इसके चक्कर में वर्ल्ड वाइड बहुत सस्ता हो गया है। क्यों? अथाह मात्रा में मिल जाता है, इतना यूज नहीं है। तो कई बार तो जो इंडस्ट्री वाले होते हैं वो समुद्र में वापस बहा देते हैं, फेंक देते हैं कैल्शियम क्लोराइड को। क्यों? इसको रखने का खर्चा ज्यादा है, ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा ज्यादा है, और कीमत इसकी मार्केट में कम मिलती है, वापस फेंक देते हैं। थोड़ा बहुत जितना चाहिए होता है तो बचा लेते हैं, बाकी हटा देते हैं। ये माया है सॉल्वेंट प्रोसेस। कैसे आती है एग्जाम में? इनमें से कोई एक रिएक्शन भी आ जाता है, कभी कभी दो आ जाते हैं, कभी कभी साइकिल के रूप में आ जाता है। और ये है बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा टुकड़ा है जिगर का एग्जाम के या पेपर सेटर्स के। अच्छे से देख लीजिए इसको, बड़ा कंसेप्चुअल है, मुझे भी बड़ी पसंद है सॉल्वेंट प्रोसेस। और ये रिकवरी टावर और कैल्सिनेशन और ये सब क्या लिखा हुआ है, मैं आपको नाम समझा देता हूँ एक बार। इन अमोनिया एब्जॉर्बर, नाम में स्पष्ट है कोई ऐसा डब्बा है या कोई ऐसा टंकी है जिसमें अमोनिया एब्जॉर्ब करी जा रही है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, CO2 तो लाए थे, नमक लाए थे, अमोनिया और एब्जॉर्ब करा दी, नॉट अ बिग डील। ठीक है। कार्बोनेशन टावर क्या है? क्या कर रहे हो तुम, है ना? मतलब सच तो ये है कि आपने उसे मिक्स किया तो रिएक्शन हो जाएगा, तो पाइपलाइन में मिक्स किया, आगे जाके प्रेसिपिटेशन जहां हो गया हो गया। ठीक है, तो आपकी सो कॉल्ड कार्बोनेशन टावर।
और ये क्या है, ये कैल्सिनेशन टावर है। कैल्सिनेशन मतलब क्या होता है, कैल्सिनेशन मतलब हीट कर दो, हीट करने से जो डिकम्पोज वगैरह होना है जो हो जाने दो, और आपको मिल जाएगा डायरेक्ट कार्बोनेट। अच्छी बात है। और अंततः क्या है, एंड फुल एंड फाइनल में आपको अमोनिया की रिकवरी करनी है, तो वो जहां पे होती है उसको लोग बोलते हैं प्यार से रिकवरी टावर, क्योंकि उससे अमोनिया की रिकवरी हो जाती है। तो ओवरऑल सॉल्वे प्रोसेस क्या थी, मेरे साथ बोलिए। नमक का सोल्यूशन लिया ठंडा ठंडा, उसमें जितनी CO2 घुल सकती थी घोली, जितनी अमोनिया डाल सकते थे डाल। CO2 और अमोनिया ने बनाया अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर प्रेसिपिटेट दे गया NaHCO3 का, सॉल्यूशन में बच गया NH4। अब दो हिस्से हो गए। NaHCO3 को चाहे तो ऐसी बेच दो, प्रोडक्ट है, और चाहे तो हीट कर दो, वो डिकम्पोज कर जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में, तो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट जो मांगता था दोनों मिल गया। और जो अमोनियम क्लोराइड था उसमें से अमोनिया निकालने के लिए क्या करो, लाइम वाटर या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालोगे, उबालोगे, तो उसमें से क्या होगा, अमोनिया निकल जाएगी और कैल्शियम क्लोराइड बचेगा, जो बाय प्रोडक्ट है। बेच सको तो बेच दो, नहीं तो समुद्र में फेंक दो वापस। ये प्रोसेस होती है महान सॉल्वे प्रोसेस। डन। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और वो ये कि सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट तो बनता है, पर पोटेशियम कार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट नहीं बनाया जा सकता। आखिर क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम तो काफी मिलते जुलते हैं, पर ये यहां पर मैचिंग नहीं होती, ये नहीं हो सकता। क्यों? उसका कारण ये है कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट हाईली सॉल्युबल होता है पानी में। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आपको याद हो, वो क्रिस्टलाइज हो गया था, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी काफी कम थी। पोटेशियम बाइकार्बोनेट की क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, वो इस तरह से क्रिस्टलाइज नहीं होता। इस प्रोसेस से पोटेशियम तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते, ये सोडियम तक ही सीमित है। अभी तो पोटेशियम कैसे बनाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, काम भी नहीं आती, वी जस्ट डोंट केयर। ये था पहला और सबसे शानदार तरीका सॉल्वे प्रोसेस का। इससे भी प्राचीन, इस प्रोसेस को भी 100-125 साल हो गए, और इससे भी अत्यंत प्राचीन है एक लीब्लैंक प्रोसेस। लीब्लैंक महाराज क्या बोल गए हैं, ये भी सस्ता रिएक्शन है, पर कभी कभी आ जाता है, तो देख लीजिए। उन्होंने कहा जी नमक है हमारे पास, हाँ जी, अब सोडियम तो नमक से लेते हैं लोग, इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करें, हाँ जी, तो लगभग 150 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, तो ये एक H प्लस दे देगा, और H2SO4 से आप देखिए, अगर एक H प्लस हटाएंगे तो बनेगा HSO4 माइनस, और वो एक H प्लस यहाँ क्लोराइड के साथ लग गया तो HCl निकल गया, सोडियम बच गया था, यहाँ डाल दीजिए, सोडियम बाइसल्फेट बन। इसको और तेज मस्त गर्म कर दीजिए 150 डिग्री, सॉरी 550 डिग्री तक, तो आप पाएंगे कि ये एक H प्लस दूसरा भी H प्लस दे देगा, दूसरे नमक को, और बना देगा Na2SO4, और बार बार HCl उड़ा देगा। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, मजे की बात देखिए, दिस इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर HCl। वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और खूब बनता है, मोस्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी प्रोसेस से बनता है, इन्हीं स्टेप्स के माध्यम से बनता है। अच्छा, ठीक है। ये जो सोडियम सल्फेट बनता है यहाँ इस तरह से, ये सोडियम सल्फेट कहलाता है सॉल्ट केक। अरे वाह, केक बन जाती है, खाने लायक नहीं होती, सॉल्ट केक के रूप में इसे मिलता है। सॉल्ट केक के साथ कैल्शियम कार्बोनेट मिलाते हैं, कोयले मिलाते हैं, तो आपके पास है सोडियम सल्फेट, उसमें कोयले मिलाइए और सोडियम कार्बोनेट वही इकट्ठे ही मिक्स कर देते हैं सब, है ना, और भट्टी में झोंक देते हैं। अच्छा, कितना, 1000 डिग्री सेल्सियस रखिए टेम्परेचर, मस्ताने हो जाएंगे। कार्बन ऑक्सीजन चुरा लेगा सोडियम सल्फेट से, CO बनकर उड़ जाएगा, और यहां बचेगा Na2S या सोडियम सल्फाइड। Na2S है, अच्छी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत अच्छी बात है। क्या होगा, ये जो Na2S बना है और जो कैल्शियम कार्बोनेट आपने फायर किया, तो क्योंकि बहुत हीट कर चुके हैं, आप देखेंगे थोड़ा बहुत आयन एक्सचेंज भी हो जाता है, और यहां पर आपको सोडियम कार्बोनेट और CaS मिल जाता है। प्लीज नोट, ये एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है, तो बहुत अच्छा पूरा 100% फॉरवर्ड नहीं होता। इसके बाद इसको, ये जो आपके पास बना है, दिस इज एक्सट्रैक्टेड विथ वाटर। लिक्सिवेशन कहते थे लोग पहले, पुराने लोग, पर महत्व का नाम नहीं है। मुद्दे की बात है, ये जो मिक्सचर बना है, इसमें पानी डाल के घोटते हैं, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्टेड विद वाटर। तो जो सोडियम कार्बोनेट बना है वो पानी में डिसॉल्व होकर निकल आता है, और इसी में
फिर CO2 भी पास करती है। इससे क्या होता है कि थोड़ा बहुत Na2S है और आपने CO2 पास करी, एक मजेदार काम होता है। दिस प्लस H2O क्या मिलता है? आप देखते हैं CO2 और H2O बना देते हैं CO2 और H2O बना देते हैं H2CO3। और एक दूसरा मजेदार काम होता है H2CO3 अगर इससे रिएक्ट करेगा तो बना देता है Na2CO3 प्लस H2S। अच्छा, तो जो सोडियम कार्बोनेट बन गया वो बहुत ही अच्छा है। कुछ न बन पाया, कुछ सल्फाइड Na2S के रूप में रुक गया, उसको भी CO2 पास करके आप उड़ा दीजिए, अलग से H2S निकल जाएगी और सोडियम कार्बोनेट एकदम मस्त प्राप्त हो जाएगा आपको। ये बड़ी बढ़िया प्रोसेस है लीब्लैंक प्रोसेस। ध्यान रखिएगा, सॉल्वे में पोटेशियम बाइकार्बोनेट या बाइकार्बोनेट नहीं बना सकते थे। लीब्लैंक प्रोसेस से आप पोटेशियम कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का झगड़ा ही नहीं है, सीधे कार्बोनेट मिलता है। K2CO3 कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर्ड बाय लीब्लैंक प्रोसेस। अच्छी प्रोसेस है, लगभग 250 साल पुरानी प्रोसेस है। नो, रिवोल्यूशन के पहले डिजाइन हुई थी। अच्छा, प्राचीन है, यस। लेकिन जैसा कि होता आया है, लगभग 100 बरस हो गए इस प्रोसेस को ऑब्सोल्यूट हुए। मतलब डी ब्लैंक प्रोसेस पिछले 1 शताब्दी से दुनिया में कहीं नहीं चल रही है, तो ये सिर्फ किताबों में जिंदा है और अब आपके दिमाग में भी आए। ठीक है ना, चले आगे। चलिए, थोड़ा सोडियम कार्बोनेट को और देखते हैं। वॉशिंग सोडा है, कपड़ों की धुलाई वुलाई बड़ी आवश्यक होती है लोगों के लिए। तो आप देखें डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 पानी लगा के मस्त बैठता है मॉलिक्यूल Na2CO3 डॉट 10H2O। कभी कभी इसको बुलाया जाता है हैवी ऐश, इस नाम से भी इसको बुलाते हैं। अच्छा, अच्छी बात है। गर्म करेंगे तो पानी छोड़ देता है। लगभग 100 डिग्री तक आप गर्म कीजिए तो कुछ पानी उड़ जाएगा और सिर्फ एक पानी बचेगा। इसको बोल देते हैं लाइट ऐश। अच्छा, ऐसा है, जी हाँ। और अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से और बढ़ा देंगे तो एनहाइड्रस हो जाएगा। और जब एनहाइड्रस होता है तो लोग इसे कहते हैं सोडा ऐश। पहले तो क्रिस्टलाइन था, पूरा पाउडरी हो जाएगा और सोडा ऐश बन जाएगी, एनहाइड्रस Na2CO3। ये था सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन का प्रोसेस। पानी में घुलता है क्या? हाँ, बहुत मस्त। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, बहुत मजे से घुल जाता है पानी में। और ये भी देखना कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन के तहत थोड़ा बहुत NaOH भी बनाता है। कितना? लगभग 1%। ऐसे तीर लगा हुआ था, इतनी बेशर्मी से नहीं होता। 99% तो अनरिएक्टेड ही है, लगभग 1-आधा% जो है वो थोड़ा बहुत NaOH और साथ में H2CO3 ऐसा भी बना सकता है। अच्छा, लेकिन सोल्यूशन में NaOH आ जाएगा? जरा सही से आएगा तो सोल्यूशन अल्कलाइन तो हो जाएगा ना। जी हाँ, इतना हो जाता है कि इट कैन टर्न ब्लू लिटमस रेड, सॉरी, रेड लिटमस ब्लू। इट कैन टर्न रेड litmus blue. It can also turn phenolphthalein pink. क्यों? It is a weak base. वीक बेस और इसकी स्ट्रेंथ लगभग अमोनिया के बराबर, इन थोड़ी सी ज्यादा बेसिक होती है अमोनिया से, पर स्ट्रांग नहीं, वीक बेस ही है। जान लें इस बात को आप। अच्छी बात है। किस काम में आता है? कई काम होते हैं, बहुत सारे काम। जहां जहां वीक बेस है, ये वहां भी काम में आता है। पानी को सॉफ्ट करने में, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में लोग सोडियम कार्बोनेट डालते हैं ताकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, हाँ हाँ, प्रेसिपिटेट हो जाए। यहाँ काम आता है। धुलाई वुलाई में काम आता है, सफाई में काम आता है। धुलाई सफाई में कहा हल्का सा अल्कलाइन होता है, इसलिए वॉशिंग पाउडर काम करता है। जैसे वो जो थोड़े से लो क्वालिटी वॉशिंग पाउडर्स आते हैं जिनको थोड़ा सस्ता दिखाते हैं और विज्ञापन दिखाते हैं कि देखो मेरे हाथ, और वो स्किन स्किन कट गई उनकी, ये सारा जो रिजल्ट है ये सोडियम कार्बोनेट का होता है। सस्ते वॉशिंग पाउडर में भी अथाह मात्रा में Na2CO3 मिलाया जाता है। अच्छी बात है। फिर कांच बनाते हैं लोग, साबुन बनाते हैं, बोरैक्स बनाते हैं, NaOH तक की मैन्युफैक्चर में यूज कर लेते हैं इसे। और ऑफ कोर्स लैब में एक स्टैंडर्ड रिएजेंट के तौर पर तो ये काम में आता ही है। टेक्सटाइल है, पेंट्स हैं, पेपर इंडस्ट्री है, जहां कहीं बेस, वीक बेस चाहिए, सोडियम कार्बोनेट सबसे पॉपुलर, सबसे सस्ता और सबसे इजीली उपलब्ध होने वाला वीक बेस है, राइट। और कभी कभी तो NaOH के सब्स्टिट्यूट के तौर पर भी इसको काम में ले लिया जाता है, क्योंकि NaOH के मुकाबले सस्ता पड़ता है। जबकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तब भी चल जाता है। ठीक है,
देयर भी आर। पोटेशियम कार्बोनेट कैसे बनाते हैं? अभी अभी तो बोला था, ली-ब्लैंक प्रोसेस से बना लीजिए। जहां जहां सोडियम था वहां पोटेशियम रख दीजिए, बन जाएगा। और पोटेशियम कार्बोनेट, इसके कॉमन नेम है, कभी कभी लोग इसे पर्ल ऐश बोलते हैं। मोती भस्म, मोती भस्म एक आती है उसमें, आयुर्वेद में, उसका इससे कोई लेना नहीं है, लेकिन हाँ पर्ल ऐश बोल लेते हैं लोग इसे। प्रॉपर्टीज इसकी हूबहू सोडियम कार्बोनेट जैसी ही होती है। ठीक है, ये तो बात हुई सोडियम कार्बोनेट की। अब जरा थोड़ा बाइकार्बोनेट के बारे में बता दो। बन तो चुका है, सॉल्व इस प्रोसेस से बनाया था हमने सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको लोग प्यार से बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अच्छा, कैसे? एक तो वो तरीका था सॉल्वेज प्रोसेस का, एक और तरीका भी है सस्ता। क्या? अगर आपके पास सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली उपलब्ध हो, आप तो CO2H2O डाल दो उसमें, क्या होगा? Na2CO3 प्लस H2CO3। अब इस कार्बोनेट ने कहा, देख मेरे पास दो दो H प्लस है, तेरे पास कितना है कार्बोनेट का? मेरे पास तो एक भी H प्लस नहीं। तेरे पास दो दो H प्लस, मेरे पास एक भी नहीं है, ये क्या? बड़ी नाइंसाफी है। हाँ हाँ हाँ, है तो सही, क्या करें? अरे भाई भाई है मेरा, बांट लेते हैं आधा आधा। ठीक है, हाफ हाफ बांट लेते हैं, बन जाता है 2 टाइम्स NaHCO3, ऐसे ये बन जाता है। That's it। तो आइए अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। रंग तो देखिए सारे एस ब्लॉक कंपाउंड्स का सफेद ही होगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसा है? व्हाइट है, क्रिस्टलाइन तो हो ही जाती है चीजें, ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इज इट सॉल्युबल? नहीं, सॉल्वेज प्रोसेस में देखा था रिलेटिवली इनसॉल्युबल होता है, तो इट इज मच लेस सॉल्युबल देन सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तभी क्रिस्टलाइज हो जाता है सॉल्युबल। गर्म करेंगे तो क्या होगा? CO2H2O छोड़ देगा और सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। 3 बार देख लिया यार, अब तो यही होगा। ठीक है, अच्छा रिएक्शन है। अब आप ये देखिए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को डो में मिलाते हैं और गर्म करते हैं ब्रेड बनाने, केक बनाने के लिए, तो ऐसे ही डिकम्पोज करता है। और CO2 और वाटर वेपर जो निकलते हैं, उसके कारण बीच में जाली 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 बन जाती है, और थोड़ा सा ब्रेड या केक जो भी है वो थोड़ी फूल जाती है, और वो एक्चुअली ब्रेड या केक बन पाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये होता है। ठीक है, कहाँ काम आता है? लोग बेकिंग पाउडर बनाते हैं इससे, माइल्ड एंटीसेप्टिक भी है। अच्छा, लोग स्किन को क्लीन करने, साफ करने के लिए कई बार बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि मजे से तेजी से रिएक्ट करके CO2 रिलीज करता है, इसलिए इसको फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी काम में लाया जाता है। अच्छा है, क्या आपकी लिस्ट में नमक है? हाँ है। सोडियम क्लोराइड या NaCl का दर्शन। वाह, कैसे बनाते हैं NaCl? कुछ नहीं बनाते। 3/4 धरती समुद्रों से ढकी और समुद्रों में भर भर के नमक है। पर्वत के पर्वत या उससे भी पूरी पर्वत श्रृंखलाएं नमक की बन जाएंगी, जिनको ईश्वर ने समुद्र में घोल कर तैयार करके धरती पर छोड़ रखा है। तो पूरी धरती ढकी हुई है सॉल्ट से, कोई कमी नहीं है सॉल्ट की। देखिए ये है हाजिर नमक। अच्छा, तो प्रिपरेशन तो कुछ करनी नहीं है, नमक पड़ा हुआ है, उठा लाइए, फाइन। क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहली बात तो ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता, लेकिन इसमें जो MgCl2 मिला होता है, इसके कारण हवा से मॉइस्चर खींच लेता है। ठीक है, नमक 800 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करता है, फाइन। और अगर देखें तो लगभग 360 ग्राम्स पर लीटर घुलता है, विच इज लाइक वेरी हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ नमक इन वाटर। पानी में खूब घुल जाता है। कितना? 1 किलो पानी में 360 ग्राम नमक ही घुल सकता है, बड़ी बात है। ठीक है, यूजेस क्या है? सबसे पहले तो यूज है, खाते हैं। हिंदी में एक शब्द होता है अलोना, नमक को कहते हैं लोन। लोग बैंक से लोन लेते हैं, वो अलग लोन होता है, ये एक अलग लोन है। तो लोन बोला गया, राजस्थानी में से लून बोलते थे। अलोना मतलब क्या है? खाने में नमक नहीं हो, इसका मतलब फीका बिल्कुल, जिसका स्वाद नहीं आता हो। जरा सा ही होता है नमक, लेकिन पूरे खाने का टेस्ट नमक से गवर्न होता है। बगैर नमक का खाना खा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो यस, इट्स अ वेरी वैल्यूबल जूस। इसके अलावा सोडियम के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, सब में टांग अड़ाता है। क्यों? सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ नमक के रूप में उपलब्ध है धरती पर। ये तो आपको पेरोक्साइड बनाना है, NaOH बनाना है, कार्बोनेट बनाना है, बाइकार्बोनेट बनाना है, मेटालिक सोडियम बनाना है, कुछ भी बनाना हो, क्या चाहिए? नमक चाहिए। तो NaCl वहां काम हो जाता है इस तरह से। सोडियम और पोटेशियम की कोई बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है? और है।
सोडियम और पोटेशियम के पंप्स होते हैं हर सेल में, जिनकी मदद से वो सोडियम और पोटेशियम आयंस अपनी सेल वॉल के अंदर और बाहर करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, और उसके कारण इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चलते हैं नर्वस सिस्टम में और पूरा शरीर काम करता है। तो शरीर ढंग से काम कर पाए, इसलिए सोडियम और पोटेशियम का रेशियो और बैलेंस होना बहुत 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 आवश्यक है। और अगर 70 किलो का एक इंसान है तो उसमें लगभग 90 ग्राम पोटेशियम और 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटेशियम होता है, अथाह मात्रा में होते हैं। हरे आयरन बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 ग्राम होता है। कॉपर बड़ा इंपॉर्टेंट है 60 मिलीग्राम, यानी कि 0.06 ग्राम होता है बस। उसके कंपैरिजन में सोडियम और पोटेशियम को बहुत चाहिए 90 और 170 ग्राम्स। देखिए आप, ठीक है। स्पेसिफिकली पोटेशियम आयन के लिए कुछ बोल सकते हैं, वो रिपीटेड ही मामला है। अगर आप देखें, पोटेशियम अगेन नर्व इंपल्सेस पास करने में यूजफुल होते हैं, बिल्कुल। एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, बिल्कुल। और यही नहीं, पोटेशियम आयंस जो हैं, जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन से एटीपी बनता है, अच्छा, तो उसमें पोटेशियम आयन पार्टिसिपेट करते हैं, उनका रोल भी बड़ा क्रूशियल होता है, इसलिए पोटेशियम आयन की हर सेल को जरूरत है। ओके, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हो जाए, बिल्कुल। द कंपाउंड्स फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर इज अथाह हवा में अगर सोडियम को जलाएंगे तो क्या क्या मिलता है? पेरोक्साइड मिल जाता है। थोड़ा बहुत सोडियम ऑक्साइड जरा सा मिलता है, लिटिल, पर मिलता तो है। मोर देन वन करेक्ट है तो मना नहीं कर सकते, ठीक है। सुपर ऑक्साइड या NaOH नहीं मिलते, नॉनसेंस। Both lithium and magnesium display several similar properties due to their diagonal relationship. The correct statements is are. क्या बनाते हैं ये दोनों? soluble bicarbonates बनाते हैं, हाँ सच है। दोनों नाइट्राइड्स बनाते हैं, सच है, हीट करने पर से। नाइट्रेट्स दोनों के NO2 O2 देते हैं, सच है। और दोनों बेसिक कार्बोनेट्स बनाते हैं। बेसिक कार्बोनेट मतलब जैसे MgCO3 डॉट MgOH होल ट्वाइस, या Li2CO3 डॉट LiOH, वो हमेशा इस तरह से गुट बना के रह पाते हैं, अलग अलग नहीं रह पाते। ट्रूथ इज, मैग्नीशियम कार्बोनेट अपने आप में एग्जिस्ट करता है, और आवश्यक तो नहीं है, लेकिन ना असंभव भी नहीं है, हाइड्रोक्साइड हो सकता है उसके साथ, कोई बात नहीं। तो क्या वो बेसिक कार्बोनेट मतलब इस तरह का कार्बोनेट बना सकते हैं? सिर्फ हाइड्रोक्साइड के बगैर भी मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, there is nothing to stop them, they can always make it, yes. So correct answers are A, B, C and D. अगला क्वेश्चन, in the Solvay process for manufacture of sodium carbonate, the byproducts obtained from recovery tower are, रिकवरी टावर से अमोनिया निकलवाते हैं, तो उससे अमोनिया निकलेगी, कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट होगा। अमोनिया निकलेगी, कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट होगा। CO2 कोई सेंस नहीं है, पर कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया कहाँ है? यहाँ नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया यहाँ नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड अमोनिया, अमोनिया नहीं है। तो ऑप्शंस बहुत शानदार तो नहीं है, पर सबसे अधिक उचित ऑप्शन C नजर आती है। C is fine. The correct statements with respect to potassium ions that are abundant within cell fluids is are. They activate many enzymes, true. They participate in oxidation of glucose to produce ATP, true. Along with sodium ions, they're responsible for transmission of similar, true. सब सच ही सच है, झूठ तो है ही नहीं। 1, 2 and 3. D is the answer. अगला क्वेश्चन है, the byproduct of Solvay process. Byproduct of Solvay process कौन है? वो है कैल्शियम क्लोराइड। Reacts with sodium carbonate to form a compound X, which on heating decomposes to give Y. Y is absorbed by CO2. CO2 बेस भी है, पर कैल्शियम ऑक्साइड बेस नहीं है, तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। एब्जॉर्ब बाय CO2 का मतलब CO2 प्लस CO2 हुआ है। क्या बनेगा? O3, सॉरी, CO2 और CO2 बना देगा K2CO3 प्लस O2, ऐसे। अच्छा, बैलेंस करता हूं,
ये आ गया। ओके, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाई इज, वाई क्या था? वाई था विच ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू वाई। इनमें से कोई भी वाई हो सकता था, और यहां यही है, तो यही वाई है। द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ वाई इज 3 because y is CO2, the number of atoms is 3. Yeah. And this brings us to the next question, which says sodium is heated in excess of air free from carbon dioxide at 350 degrees Celsius to form X. सोडियम को नॉर्मली अगर एयर के साथ गर्म करेंगे तो बना देगा वो Na2O2 और थोड़ा सा बनेगा Na2O। नाइट्राइड्स लिथियम बनाता है, सोडियम की ज्यादा टेंडेंसी नहीं होती। हाँ, अगर आप गर्म कर देंगे तो परऑक्साइड्स की एक टेंडेंसी हो जाती है कि वो डिकम्पोज करके ऑक्साइड देते हैं। कितना गर्म करने पर, नो गारंटी। आइए देखते हैं, इनमें से कुछ बनेगा 300 डिग्री सेल्सियस पे। एक्स भी नहीं, सोडियम है साफ साफ, 350 डिग्री सेल्सियस और बना एक्स। X absorbs CO2 to form Na2CO3 and Y. अगर X सिर्फ Na2O होता, अगर X सिर्फ Na2O होता तो Na2O प्लस CO2 से मिल जाता है Na2CO3 और कुछ ना मिलता। हाँ, लेकिन अगर वो Na2O2 है तो इसमें साथ में O2 और मिल जाता। अच्छा, तो ये जरूर सोडियम परऑक्साइड और O2 हैं। जी हाँ, तो Na2O2 and O2, the correct answer is Bombay P. करेक्ट? चलिए, तो भाई लोग ये तो कथा थी अल्कली मेटल्स की, और आइए अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कहानी बहुत हद तक मिलती जुलती है अल्कली मेटल्स से, इसलिए न सिर्फ रिविजन हो जाएगा अल्कली मेटल्स का, कुछ भूल गए तो याद भी आ जाएगा। कौन है अल्कलाइन अर्थ मेटल? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये खानदान 6 एलिमेंट्स का कहलाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छी बात है। अगर इसमें आप देखें, एज सच जो है, एक कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है इन सबका +2। तो मेटल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, +2 के कैटायंस बनाता है। इन जनरल आर्गन या जो भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है, उसके बाद NS2 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसकी? इन एलिमेंट्स की। इन जनरल कैसे कंपाउंड्स बनाना पसंद करते हैं? अगर छोटू बेरिलियम को छोड़ दें, क्योंकि बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर बहुत होती है और वो मोस्टली प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड से बनाता है। बाकियों को अगर आप देखेंगे तो बाकियों के अधिकांश कंपाउंड्स प्रीडोमिनेंटली आयनिक होते हैं। अच्छी बात है। एज सच अगर आप एटॉमिक आयनिक रेडियस, कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, अल्कली मेटल्स के मुकाबले अल्कलाइन अर्थ्स पर आएंगे तो एटम, चूंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, जिस बाजू वाले अल्कली मेटल को देखेंगे तो उसके मुकाबले रेडियस थोड़ी सी कम हो गई है। और किसकी? एटम की, आयन की, दोनों। एटॉमिक रेडियस भी छोटी है और आयनिक रेडियस भी छोटी है। लेकिन अगर डाउन द ग्रुप चलेंगे सिर्फ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, ऑब्वियस सी बात है, आकार बढ़ता जाएगा, एटॉमिक रेडियस का भी और आयनिक रेडियस का भी। आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, आयनाइजेशन एनर्जी लगातार कम होती चली जाती है। वो तो सब में ही होता है लगभग। हाँ जी, अच्छी बात। ग्राफ देख लीजिए और फील आ जाएगी आपको। ये क्या है? अक्रॉस द पीरियड अगर हम चल रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कुछ बढ़ा फिर कम हो गया। ग्रुप 2 अगर आप देखेंगे, इनवेरिएबली ग्रुप 2 की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप 1 से भी ज्यादा है और आगे 13 से भी ज्यादा है। तो 1 से बड़ा 2 और 2 से थोड़ा कम है ग्रुप 13 अगर आप देखें, ऑल्दो 1 सबसे नीचे ही है इनमें। 13 नीचे आया है पर इतना नहीं कि वो 1 के भी नीचे चला जाए। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्यों? NS1 से NS2 गए। S सबशेल फिर भी अच्छा है, NS2 NP1P सबशेल उतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पाता, तो P से इलेक्ट्रॉन निकालना फिर से आसान हो जाता है। और यहां पे तो न्यूक्लियर चार्ज कम है, NS1 वाले में NS2 का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, तो वहां से निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे करके आप ट्रेंड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट? तो ये तो थी डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड। फिर एक अच्छी थोड़ी थोड़ी बातें और, अल्कली मेटल से करस्पॉन्डिंग जो बाजू वाला अल्कली मेटल है उससे ज्यादा ही होगा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अल्कलाइन अर्थ मेटल की।
लेकिन जैसे मान लीजिए सोडियम से ज्यादा है मैग्नीशियम, ठीक है, पर अगर Na+ और Mg+ है ऑलरेडी और आप उनसे +2 बनवाना चाहते हैं, अरे पागल हो गया क्या? हाँ, हो गया हूं पागल। तो ना ऑलरेडी Na+ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर चुका है। उस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ते हुए अगर आप फिर अब Na2+ जैसे कोई बहुत भद्दी चीज बनाना चाहते हैं, तो पागलों की तरह आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी और ये बहुत ज्यादा हो जाएगी बजाय इसके दूसरे के। यहाँ तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो रही है तो फिर भी खुशी-खुशी चला जाएगा और यहाँ टूट रही है तो पागलपन छा जाएगा। तो आप देखेंगे सेकंड आईई ऑफ अल्कली मेटल्स इज मच 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 हायर एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और ये एक्सपेक्टेड भी है, इसमें कुछ नया या कोई बहुत भव्य या खास चीज नहीं, ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी की बात करी थी आपने अल्कली मेटल्स के लिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए भी कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि चार्ज +1 की बजाय अब इसमें +2 है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होने के कारण अब इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बाजू वाले अल्कली मेटल से निश्चित ज्यादा है। फिर भी सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे छोटू बेरिलियम की, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आकार बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ कटायन लगातार घटती चली जाएगी, ठीक है, नो डाउट। और कुछ इन जनरल आपको याद हो हमने कहा था अल्कली मेटल्स के क्लोराइड्स हाइड्रेटेड नहीं होते लिथियम के अलावा, जैसे NaCl, KCl, RbCl, CaCl, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं लगता, खाली लिथियम में LiCl.2H2 लगा करता था, याद है आप? जी हाँ। अगर आप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को देखेंगे, इनके बड़े एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं, मैग्नीशियम MgCl2.6H2O, कैल्शियम CaCl2.6H2O, तो सब में कुछ पानी वानी लगा के रखते हैं, क्यों? क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, दे आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स, ठीक है, मानते हैं। एग्जाम्पल्स तो हमने दे ही दिए थे, ऑफ कोर्स दे दिए थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज कंपेयर करिए, बिल्कुल। अगर आप देखें चांदी की तरह चमचमाते हुए होते हैं अधिकांश, हाँ बेरिलियम और मैग्नीशियम थोड़े ग्रेइश होते हैं और बाकी तो सिल्वरी होते हैं सारे के सारे। कठोर होते हैं, लोहे के मुकाबले तो काफी सॉफ्ट होते हैं। मैग्नीशियम रिबन है, आप ऐसे हाथ से तोड़ेंगे तो मोड़ लेंगे, टूट जाएगा। लोहे की रॉड को ऐसे तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगी, मैग्नीशियम मुड़ जाती है आराम से। अच्छा, लेकिन अल्कली मेटल्स तो इतने सॉफ्ट थे कि आप चम्मच से, लोग किताबों में लिखा होता है नाइफ से काट सकते हैं, मैंने खुद तो नॉर्मल सिंपल चम्मच, खाना खाने वाले चम्मच से उससे भी काट के देखा है, उससे भी सोडियम वोडियम कट जाते हैं, मैग्नीशियम नहीं कटेगा। तो आप देखेंगे ये डी ब्लॉक के मेटल्स के मुकाबले सॉफ्ट होंगे, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले तो ऑफ कोर्स थोड़े हार्ड होते हैं। क्यों? अल्कली मेटल्स में एक ही इलेक्ट्रॉन जाता है मेटलिक बॉन्डिंग में, यहाँ दो दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में, तो मेटलिक बॉन्डिंग अच्छी होती है और मेटल थोड़ा सा कठोर हो जाता है अल्कली मेटल के मुकाबले। जाहिर सी बात है, तो इनकी इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी भी थोड़ी ज्यादा हो जाती होंगी क्योंकि दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। हाँ ठीक है, ज्यादा हो जाता। कैसे हैं? अच्छे हैं, अच्छे तो है, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सारे मेटल्स ही लगभग इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो थे अल्कली मेटल्स। अगर उसके बाद किसी का नंबर है तो ऑफ कोर्स वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। क्यों? डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक या पी ब्लॉक के मेटल्स के मुकाबले तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते ही हैं, भगवान ने ऐसा रचा है, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमने पहले ही कहा था कम है, अल्कली मेटल्स के मुकाबले ज्यादा है, पर अदरवाइज कम ही। एक बार ग्राफ देखिए, बहुत मजेदार है। किसका ग्राफ है ये? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। ये बाकी तो ठीक है, ये कम आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई? जी हाँ, मैग्नीशियम एक बड़ा रेयर सा एक्सेप्शन है, ये टिंग टैंग और डिंग 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 ऐसे आ जाता है। बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर है अपेरेंटली मैग्नीशियम का, इसके चलते अगर आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट में एक एक्सेप्शन आता है मैग्नीशियम का। अदरवाइज डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाते हैं और मैग्नीशियम में डिप आकर फिर ऊपर आता है, फिर कम होते हैं, और इसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर ब्लेम कर देते हैं कि भाई मैग्नीशियम में थोड़ा अलग सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसके चलते ऐसा हो जाता है। पर बॉइलिंग पॉइंट में भी फफूंद है, अगर आप देखें, टक 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 ऐसे टिंग टैंग टिंग, लगता है नीचे ऊपर ऐसे, और हर बार यहां से यहां ये ऊपर ही चलता जा रहा है। अच्छा, ये कैसे है? अजीब सा भद्दा सा ट्रेंड है, आप रटना चाहें तो रट लें, वैसे किसी काम का नहीं है।
तो ऑर्डर क्या है, दिख ही रहा है आपको आंखों से ऑर्डर क्या है ना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बड़ा डेटा रटने वाला काम अगर आप करें तो ही इसका कोई सेंस है। और आई मीन सेंस तो क्या किसी भी तरह से नहीं है, लेकिन ऐसा है। तो सबसे कम है मैग्नीशियम, उससे ज्यादा कौन है मैग्नीशियम के बाद है स्ट्रोंशियम। अच्छा, और स्ट्रोंशियम के बाद फिर कैल्शियम, बहुत चीप। और कैल्शियम के बाद रेडियम, फिर बेरियम, और सबसे ज्यादा बेरियम। तो टक 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 अजीबो गरीब टप्पे खाता हुआ चल रहा है। और आप देखिए अब है जैसा है, ठीक है। ये बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर है ऑफ कोर्स। और इसे रट डालें, आप मूर्ख हैं तो अवश्य रटें, अदरवाइज आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। मूर्ख बोल दिया हमको, अगर आप फालतू रट रहे हैं तो मूर्ख है। एक बार दर्शन करिए, छोड़ दीजिए, याद रहेगा ठीक है, नहीं तो इसमें मेहनत करने की जरूरत है, काम करें। फ्लेम टेस्ट, जी हाँ, अल्कली मेटल्स के फ्लेम टेस्ट याद है आपको। लिथियम क्या था, क्रिम्सन रेड, लाल रंग, भड़कीला लाल रंग। सोडियम गोल्डन येलो, पोटेशियम लाइलैक। उसी तरह से यहां पर बेरिलियम और मैग्नीशियम को तो फ्लेम टेस्ट ही नहीं होता। अच्छा, वो कोई फ्लेम टेस्ट देते ही नहीं ना, वो कोई फ्लेम टेस्ट नहीं देते। कैल्शियम ब्रिक रेड बोलते, ब्रिक रेड, ऑरेंजिश रेड, जैसे ईंटों का रंग होता है ना ऑरेंज कलर का, उस टाइप का ऑरेंजिश रेड कलर होता है किसका, कैल्शियम का। स्ट्रोंशियम भड़कीला गहरा लाल, क्रिम्सन लिथियम से मैच करता है। हाँ, काफी हद तक शेड्स मैच करते हैं। आपको अच्छे से आदत है बार बार करने की, तो आप देखकर पहचान जाएंगे शेड्स का अंतर, बट लिखने में लोग क्रिम्सन लिख देते हैं। और बेरियम इज एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन, अगर आपने हरे सेब देखे हो तो उनके जैसा धानी रंग जो होता है, उस तरह का एप्पल ग्रीन। धानी रंग समझते हैं, हिंदी में नाम होता है धानी रंग। ग्रीन कलर में हल्का सा येलो मिला दीजिए और तो वो धानी रंग हो जाता है ना। तो उस टाइप का कलर होता है किसका, बेरियम का, राइट। ऐसे तो ये तो फ्लेम टेस्ट की बात हुई। अच्छा, बेरिलियम मैग्नीशियम मत भूलिएगा, ये फ्लेम टेस्ट को कलर ही नहीं देते, मुंह फुला के बैठे रहते हैं। बैठे रहो, भाग जाओ, नोबडी केयर्स। ये तो थी फिजिकल या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। अब शुद्ध केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस के नाम पर क्या होता है, आइए देखते हैं क्या होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स उतने रिएक्टिव निश्चित रूप से नहीं है जितने अल्कली मेटल्स हैं, इतने गए गुजरे भी नहीं है। और अल्कली मेटल्स में रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती थी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में भी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। हवा में आग लग जाती है, आग वाग, लेकिन फिर भी हवा से रिएक्ट करते हैं, डेफिनेटली कर जाती है। बेरिलियम हवा से बहुत धमाकों से रिएक्ट नहीं करता, इवन फॉर दैट मैटर मैग्नीशियम भी नहीं करता, ऑक्सीडाइज सारे हो जाते हैं। बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर जम जाती है, बीईओ इन सबके ऊपर जम जाती है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का तो अलग ड्रामा है, उसकी तो हम अलग से बात करेंगे, है ना। पहले बेरिलियम को सुन लीजिए, इसके ऊपर पतली सी लेयर जम जाती है बीईओ की, और यह फर्दर रिएक्शन करना बंद कर देता है। पर हाँ, इसकी सरफेस तो फिर मेटालिक चमचमाती हुई नहीं, थोड़ी टार्निश्ड और डल सी सरफेस दिखती है, ठीक है। मैग्नीशियम और कैल्शियम का भी यही होता है, होता तो यही है, ठीक। लेकिन एक मजे की बात है, अगर आप इनको हीट करोगे, अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम को, भले उन पर लेयर जम गई ऑक्साइड के, आप गर्म करोगे, एक तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, तो ये गर्म करने पर पिघल जाते हैं, इनमें आग लग जाती है। मैग्नीशियम एकदम ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ जलता है, चकाचौंध कर देने वाली सफेद रोशनी छोड़ता है मैग्नीशियम, और कैल्शियम से भी खूब रोशनी निकलती है। अच्छा, और कैल्शियम थोड़ा और मजे से जल भी जाता है। क्या बनाते हैं, पूरा जल के टोटल ऑक्साइड बना देंगे अच्छे से। बेरिलियम अकड़ जाता है, क्यों, कहता नहीं पिघलेंगे तो हम है नहीं, और लेयर हमारे पर ऑक्साइड की जल चुकी है, कहता बाढ़ में जाओ रिएक्ट नहीं करेगी। इतना नखरा है, नखरा भी क्या करें, छोड़ो उसको साइड में करो, अपने सिलेबस में भी नहीं है। मेन तो मैग्नीशियम कैल्शियम सिलेबस में। स्ट्रोंशियम और बेरियम कहते नहीं हम तो रिएक्ट करेंगे, एक तो रिएक्टिव भी ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, और मेल्ट करेगा तो फैल जाएगा, और ऐसा फैल गया, अब मेटल फैल गया तो रिएक्ट आराम से कर जाएगा, ठीक। अच्छी बात है। जैसे आप देखिए, स्ट्रोंशियम और बेरियम आर रेडली अटैक बाय एयर। अच्छा, वो मजे से हवा से रिएक्ट करती है, करेक्शन आया था यहाँ पे, है ना। वो मजे से हवा से रिएक्ट करते हैं, स्ट्रोंशियम और बेरियम। स्ट्रोंशियम बनाता है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, लेकिन बेरियम बड़ा स्पेशल है। सोडियम के ही माफिक बेरियम जब जलता है तो ऑक्साइड नहीं, वो प्रीडोमिनेंटली बनाता है पर ऑक्साइड। थोड़ा सा ऑक्साइड बनेगा, पर
बेरियम अकेला है जो पेरोक्साइड बनाएगा, बाकी पूरा खानदान ऑक्साइड बनाता है। अच्छी बात है, ठीक है। और कुछ, अगर हवा है तो, और ये जला रहे हैं आप, गर्म करके जला रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पर तो नहीं, पर अगर गर्म करके जलाएंगे तो सारे के सारे नाइट्राइड्स भी बनाएंगे। अच्छा, कैसे? M3N2, M मेटल है और नाइट्रोजन है, तो इसमें मेटल 2 प्लस और नाइट्रोजन -3 बन के ऐसे फॉर्मूला देंगे M3N2। तो बेरिलियम कभी 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 नहीं जलेगा, अरे सब जलेंगे, उनके पापा जी भी जलेंगे, क्या दिक्कत है? आप एक काम करिए, बेरिलियम को लेयर जम जाने का शौक था, आप बेरिलियम को घिस करना, छोटे छोटे उसका बुरादा कर लीजिए, छोटी छोटी फाइलिंग्स बना लीजिए उससे। अच्छा, बेरिलियम पाउडर ले लीजिए। हाँ, तो पाउडर्ड बेरिलियम को अगर आप जलाएंगे, अब छोटे छोटे कण हैं तो लेयर कितनी तो जमनी है, क्या होना है, कुछ होगा उसके पहले ही काम हो जाएगा, छोटा सा पिघल भी जाएगा आराम से। एकदम शानदार सफेद रोशनी छोड़ते हुए बेरिलियम जल सकता है और अंदर तक रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेता है, और थोड़ी बहुत नाइट्रोजन से नाइट्राइड भी बना लेता है, जैसा हमने कहा था। ठीक है, सब पूरा खानदान यही करता है। अच्छा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम रिबन जलाते हैं लोग, देखिए जला रहे हैं, है ना, एकदम चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी बनाता है। MgO और Mg3N2 रोशनी निकलती हुई थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं। दिवाली की फुलझड़ियों में जो ब्रिलियंट व्हाइट लाइट वाले पटाखे होते हैं, उनमें मैग्नीशियम पाउडर डाला जाता है, जिससे वो जो रोशनी वगैरह होती है ना, जिससे एकदम सफेद आग का फव्वारा छूटता है, वो मैग्नीशियम का पाउडर होता है, जो जलकर आपको ब्रिलियंट व्हाइट लाइट देता है। एक छोटा सा हिस्टोरिकल फैक्ट बता देता हूँ, आपने फ्लैश लाइट्स देखी हैं? हाँ हाँ हाँ, वो मोबाइल फोन में लगी होती है। मोबाइल फोन तो चलो बड़ी एडवांस चीज हो गई, रिसेंट 5-10 साल में आई है ना, लेकिन उसके पहले क्या था, कैमरों में भी फ्लैश लाइट होती थी अलग से। और जो बड़े पुराने 100 साल पुराने कैमरे हैं, उनमें अगर आपने कभी देखा हो, एक बड़ा सा एक, या जैसे हैरी पॉटर में अगर आपने फ्लैश लाइट देखी हो, वो जो एक वो छोटा लड़का था, वो क्रीवी, क्या नाम था उसका, वो लेके घूमता रहता था, है ना, इट डजंट मैटर, आप हैरी पॉटर नहीं दिखी तो टेंशन मत लें आप, है ना। आप कैमरे में ऊपर एक बड़ा सा कुछ फ्लैश बल्ब लगाते थे, उसमें क्या होता था, उसके अंदर ऑक्सीजन भरते थे और मैग्नीशियम रिबन होता था, और जब कैमरा क्लिक करते थे तो इलेक्ट्रिकल सर्किट से मैग्नीशियम को इग्नाइट करते थे, एक क्षण के लिए मैग्नीशियम जलता था, चकाचौंध करने वाली रोशनी निकलती थी, वो फ्लैश लाइट, और ये फ्लैश बल्ब बस एक फोटो खींचते थे। उसके बाद क्या होता था, मैग्नीशियम बल्ब जलकर खत्म हो जाता था, उस बल्ब को हटाकर फिर दूसरा नया बल्ब लगाना पड़ता था, कांच का मोटा बल्ब जिसमें ऑक्सीजन भरी हो, मैग्नीशियम वायर, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, पूरे ड्रामे के साथ, और तब दूसरी फोटो खींचती। तो आप देखिए मैग्नीशियम किस तरह के यूज है, जो हमने आपको भी बताया, राइट। खैर, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत इंप्रूव हो गई है, तो इसकी जरूरत नहीं है, पर हाँ, एक जमाने में ये यूज हुआ करता था। ऑक्साइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आल्सो बेसिक इन नेचर, सारे बेसिक हैं सिवाय बेरिलियम ऑक्साइड के। क्यों? ये एम्फोटेरिक है, कि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है। बाकी मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम ऑक्साइड बहुत मस्ताने बेसिक ऑक्साइड्स हैं, वो पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं और बनाते हैं, हाय हाय हाय, हाइड्रोक्साइड्स। माय गॉड, जैसे BaO, तो पानी डालो बनेगा BaOH होल ट्वाइस, SrO में पानी डालो बनेगा SrOH होल ट्वाइस, CaO में पानी डालो, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विक लाइम, तेज नींबू, ट्रांसलेट ना करें, गंदा ट्रांसलेशन है, चूना बोलते हैं हिंदी में, अदरवाइज क्विक लाइम बोलते हैं अंग्रेजी में। जब पानी में डालते हैं तो जैसे हिसिंग साउंड निकलती है, पानी उबलने लगता है, अथाह हीट निकलती है, और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये भी बता दें। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत मुश्किल से पानी में घुलता है, तो उसको ऐसे ही पानी में घोट दिया जाता है, और उसका जो सस्पेंशन मैग्नीशियम ऑक्साइड का पानी में होता है, थोड़े बहुत हाइड्रोक्साइड में होता है, वो कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अच्छा, क्यों? क्योंकि मिल्की दिखता है, और लोग अक्सर उसे एसिडिटी में पीते हैं, ताकि वो बेस पी पी कर एसिड को टाइट्रेट कर दें जो उनके एक्स्ट्रा बन रहा है, और उनको एसिडिटी से रिलीफ मिल जाए। ये भी एक मजेदार एप्लीकेशन है इनके पीसेस की। ध्यान रखिएगा, कोई NaOH नहीं पीता, क्यों? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, स्ट्रॉन्ग बेस पी लेंगे तो सब कटपुटा के खत्म हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, तो लोग पी लेते हैं और उनको चल जाता है, ठीक है। नाइट्राइड्स की भी बड़ी मजेदार कहानी। क्या कहानी है नाइट्राइड्स की? नाइट्राइड्स मस्त रिएक्ट करते हैं पानी के साथ। कैसे? कितना चार्ज है? -3, तो कितना H प्लस मांगता है? 3, तो कितना पानी मांगता है? 3। 3 H प्लस जोड़ेंगे तो बनेगी अमोनिया, और रिलीज हो जाएंगे 3 OH माइनस।
आहा, तो क्या होगा, बेरिलियम या मैग्नीशियम नाइट्राइड में, जब आप किसी भी नाइट्राइड में आप इनके अल्कलाइन अर्थ के आप पानी डालेंगे, बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, और उड़ी बाबा किसका हो जाएगा, अमोनिया का। इस तरह से ऑक्साइड से मिलेगा हाइड्रोक्साइड और नाइट्राइड से मिलेगी अमोनिया। अच्छी बात। चलिए, ये तो जलाने की बात थी कि भाई एयर से, हवा से, O2 से और N2 से क्या रिएक्शन होगा। क्या पानी से भी रिएक्ट करते हैं? हम कर सकते हैं। कौन कौन करता है, आइए देखिए। बेरिलियम इतना नखरे वाला है कि वो तो स्टीम से भी रिएक्ट नहीं करता, तो बेरिलियम ढंग से कोई रिएक्शन नहीं देता। मैग्नीशियम रोते पीटते रिएक्ट करता है, वो भी उबलते हुए पानी के साथ धीमे धीमे एहसान जताते हुए रिएक्ट करता है। अच्छा, कैसे? मैग्नीशियम जैसे सोडियम था, सोडियम प्लस पानी देता था NaOH प्लस हाइड्रोजन, ये देगा MgOH होल्ड ट्वाइस, क्योंकि वैलेंसी 2 है, प्लस हाइड्रोजन। ठीक है। कैल्शियम के लिए लिखा होता है, कैल्शियम रिएक्ट्स क्वाइटली विथ वाटर। प्लीज नोट, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की डेंसिटी पानी से ज्यादा होती है, तो कैल्शियम का टुकड़ा पानी में डालेंगे, धड़ाम से पानी में नीचे बैठ जाएगा, तो धीरे धीरे क्रुप 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 करके एक एक बुलबुला हाइड्रोजन का छोड़ता रहेगा और स्लोली एंड स्टीडीली रिएक्ट करता रहेगा, बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुलबुले निकलेंगे हाइड्रोजन। स्ट्रोंशियम और बेरियम थोड़ा और तेजी से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, करेंगे वो यही, दे देंगे मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। आप चाहें तो एक गैस इकट्ठा कर सकते हैं और चाहें तो बाकायदा इसको जला भी सकते हैं, ऐसा आती है। और आपकी श्रद्धा, आप क्या करें, क्या कर रहे हो? ये मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक एक करके टपका के देखने की तमन्ना है दिल में। आप देखिए, इसकी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, इन्होंने तो कूदते एकदम धमाधम रिएक्शन चालू कर दिया। अच्छा, मैग्नीशियम ने भी कोई खास गुल नहीं खिलाए, क्यों? रूम टेम्परेचर पर कुछ होना न था और न हुआ उसका, बस ऐसे रह गया। स्ट्रोंशियम और बेरियम मस्ताने रिएक्ट करते हैं, आप है ना, अच्छी बात है। तो अब हाइड्रोक्साइड्स पर नजर डालते हैं, बोलो। डाउन द ग्रुप चलेंगे तो कटायन का आकार बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, सारे के सारे बेसिक हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड M4 के, बाकी सारे के सारे बेसिक हैं। एक तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी डाउन द ग्रुप, ठीक है। यही नहीं, उनकी जैसे जैसे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, मजे से OH माइनस छोड़ देगा, तो उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कुछ कुछ सॉल्युबल है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा ज्यादा सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम और बेरियम बड़े प्यार से सॉल्युबल है पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी है बेसिक स्ट्रेंथ, दूसरी है सॉल्युबिलिटी, तीसरी है थर्मल स्टेबिलिटी। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करो, मस्त डिकम्पोज करेगा, MgO प्लस पानी दे देगा, उतना थर्मली स्टेबल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इतने मजे से नहीं देगा, और स्ट्रोंशियम और बेरियम तो बिल्कुल नहीं देंगे, पड़े रहेंगे, काफी गर्म करना पड़ेगा बिफोर दे कैन डिकम्पोज टू गिव यू ऑक्साइड्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारे बढ़ते चले जाएंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, एक बात कभी मत भूलना, डाउन द ग्रुप कितने भी बढ़ जाएं, अल्कली मेटल से नीचे ही हैं। मतलब जो बाजू वाला अल्कली मेटल है, ब्रह्मांड के सारे अल्कली मेटल्स की बात नहीं कर रहा, मतलब जैसे अगर सीजियम है, उसके पड़ोस में स्ट्रोंशियम है, तो सीजियम से स्ट्रोंशियम, फ्रांशियम से रेडियम, फ्रांशियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक होगा रेडियम हाइड्रोक्साइड से, सीजियम ज्यादा होगा स्ट्रोंशियम से। अच्छा, रुबिडियम ज्यादा होगा, अब इसी तरीके से आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। बिल्कुल, सॉरी, सीजियम की तुलना बेरियम से होनी चाहिए और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से। ऑल्दो वो भी सही बैठ जाएगा, क्यों? इतने तगड़े होते हैं कि रुबिडियम क्या क्या, सीजियम सारे अच्छे ही होते हैं इनसे, लेकिन फिर भी नो, जस्ट टू बी सेफ अपन मेंशन। हाइड्रोक्साइड्स की बात चल रही है, तो एक दगाबाज को भी देखिए, जो गद्दार है, कौन है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। वो कहते हैं नहीं, हम तो M4 होंगे, मतलब एसिड के सामने बेस बन जाएंगे, बेस के सामने एसिड बन जाएंगे। अरे तू तो पारा बदलू है। हाँ, मैं ऐसे ही बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की कहता हूं। ठीक है, रिएक्शन कैसा होगा? मैंने जिंक और टिन के साथ ये रिएक्शन आपको बताया है? कब बताया? कुछ देर पहले बताया, जब NaOH की रिएक्शन करवा रहा था। हाँ,
वही रिएक्शन रिपीट हो रहा है बेरिलियम के लिए, ध्यान से देखिए, हाइड्रोक्साइड है। एक बार एसिड डाला, 2H प्लस है यहाँ, दो OH माइनस है यहाँ, 2H प्लस है यहाँ, मिलके 2 पानी बन गए, बेरिलियम बचा, सल्फेट बना, प्यार से बन गया बेरिलियम सल्फेट। ठीक है, एक तो ये हो गया। दोबारा दूसरे में क्या हुआ देखिए, हाइड्रोक्साइड है यहाँ, OH माइनस है यहाँ, क्या बना, BeOH होल 4 2 माइनस, टेट्रा हाइड्रोक्साइडो कॉम्प्लेक्स बन गया। सच तो ये है, ये पानी में डिसोसिएट होकर BeO2 2 माइनस विच इज कॉल्ड बेरिलेट आयन, ये भी बना सकता है। और हमेशा ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, जब ये होता है तो थोड़ा बहुत ये बन जाता है, जब ये बनता है थोड़ा बहुत ये बन जाता है, मना किसी को नहीं कर सकते, काम तो दोनों से कर रहा है। हाँ जी, M4 ट्रिक है, बिल्कुल अच्छी बात। और अगला रिएक्शन है भाई, हैलोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, तो आइए देखते हैं। हैलोजन मस्त रिएक्शन करते हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी, अल्कली मेटल जितने रिएक्टिव ना हो, लल्लू तो वो भी नहीं है, धमाकेदार रिएक्शन होगा। सबसे लल्लू है इनमें बेरिलियम, और हैलोजन में सबसे लल्लू है आयोडीन। इनको भी रिएक्शन कराओ तो मस्त तो बेरिलियम आयोडाइड का प्रोडक्ट। तो किसी भी कॉम्बिनेशन से कोई भी एक अल्कलाइन अर्थ मेटल और कोई भी एक हैलोजन ले लो, मिला दो, M और X2 बनाते हैं MX2, तो रंग मस्त। ठीक है, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसका, अच्छी बात है, खुशी हुई सुनकर। हाँ? कुछ इसमें ट्रिक्स और कुछ घोटाले नहीं हो सकते, थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं। जैसे बेरिलियम है, अब आपने कहा सब हमें BeF2 बनाना है, बेरिलियम के नखरे नहीं मिलते। एक तो बेरिलियम प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट है, सारे कंपाउंड BeF2 तक, मोल्टन BeF2 इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, और ये इस बात का सबूत है कि बेरिलियम का फ्लोराइड भी प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट होता है। अच्छा, उससे कुछ फर्क पड़ता है? फर्क तो क्या पड़ना है जी, एक बात पक्की है, लेकिन क्या फ्लोरीन और बेरिलियम को अगर आप मिलाएंगे तो क्या BeF2 बन सकता है? हाँ, बन तो सकता है, पर फ्लोरीन लाओगे कहां से बेटा? फ्लोरीन तो बड़ी डेंजरस गैस होती है, इसको हैंडल करना बड़ा फफूंद है। तो कोई इतना दुरुपयोग नहीं करता कि महान फ्लोरीन को इतने छोटे से काम के लिए निमंत्रण भेजे जाए, ना ना ना, हिम्मत नहीं होती किसी। फिर तो फिर ये होता है कि लोग अलग अलग जुगाड़ से बना लेते हैं NH4 होल ट्वाइस BeF4। ये कैसे बनाते हैं, कहां से बनाते हैं? इसको बनाने का एक तरीका है, आप NH4F लीजिए, हाँ जी, और उसके साथ BeO को गर्म कर दीजिए। यहाँ लिखा नहीं है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। बेरिलियम का ऑक्साइड तो आराम से मिल जाता है, बेरिलियम का मेटल मुश्किल से मिलता है, ऑक्साइड मिल जाता है। उसके साथ आप अमोनियम फ्लोराइड को गर्म कीजिए। अच्छा, तो क्या होगा, आप देखेंगे अमोनियम BeF4 तो बन जाएगा, पानी भी बन जाएगा। अच्छा, और 2 टाइम्स अमोनिया भाग जाएगा। ठीक है, ऐसे, जी हाँ, तो ऐसे बना अमोनियम ये फ्लोराइडो बेरिलेट, NH4 होल ट्वाइस BeF4। अगर आप इसको सूखे सूखे में गर्म करेंगे तो ये आपको दे देगा NH4F प्लस BeF2, और BeF2 गैस होता है तो वो उड़ जाएगा। अच्छा, मजेदार बात है। तो आप ये देखिए, इस तरीके से आप BeF2 बना सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम ऑक्साइड। हम क्लोराइड चाहते हैं तो और मजे से बन जाएगा। BeO आपके पास है, हाँ जी, ऑक्सीजन को चुराने के लिए कार्बन डाल दीजिए, मस्त गर्म कीजिए तो कार्बन CO बना के निकल जाए, और जो बेरिलियम लिबरेट होगा वो क्लोरीन डाल दीजिए तो BeCl2, और CO और Cl2 आपस में रिएक्ट करके फॉस्जीन, एक बहुत ही जहरीली गैस होती है, वो भी थोड़ी बहुत बना लेते हैं, ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है। ये एक मेथड है, बेरिलियम ऑक्साइड कार्बन और क्लोरीन के साथ मिक्स करके हीट करी जाए तो BeCl2 बन जाता है। बड़ा पॉपुलर लुइस एसिड है, लोग बड़ा इमोशनल होते हैं इसके लिए, ऐसे बना सकते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? वेल, गैस फेज में वो डाइमर होता है ऐसा। अच्छा, ऐसी बात है जी। हाँ, क्लोरीन ब्रिज है, ब्रिज कंपाउंड गणे देखे अपन ने, कोई कम तो देखे नहीं है, वी हैव सीन मेनी ऑफ देम एज सच। इस तरह से और सॉलिड स्टेट में पॉलीमरिक हो जाती है, केमिकल बॉन्डिंग में इसका स्ट्रक्चर विस्तार से बताया है, BeCl2 BeH2 इन सब का।
कैसा था वो? देख लीजिए बॉन्डिंग वाला स्ट्रक्चर यहाँ दोबारा बोल देते हैं ताकि मन में खलिश ना रह जाए आपके कि हाय दोबारा ने बताया। ऐसा है, एक बीई उसका सीएल दूसरा बीई सीएल इसका तीर यहाँ इसका तीर यहाँ ऐसे चल जाते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे, ये ऐसे और ऐसे चेन्स चलती रहती हैं और ढांचा ऐसा बन जाता है जैसा हमने आपको एक पॉलीस्पाइरो कंपाउंड के रूप में यहाँ दिखाया है। डन, बिल्कुल डन। ठीक है, एक बार फटाफट फिर से बोल कि हैलाइड्स का नेचर कैसा होता है। प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, बेरिलियम का केस कोवलेंट है, बाकी सारे के सारे प्रीडोमिनेंटली हैप्पीली स्वीटली लविंगली आयनिक। अच्छी बात है। हाइड्रेट्स का बड़ा इमोशन होता है लोगों में, खांची CaCl2.6H2 बनता है, MgCl.6H2 बनता है, यस। लेकिन ये हाइड्रेट बनाने की ताकत कम होती जाती है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप चलते हैं, साइज बढ़ता है और हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ जाती है। तो हायर द हाइड्रेशन एनर्जी लेसर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म, हायर द हाइड्रेशन एनर्जी हायर इज द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स। तो ऊपर वालों की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो मजे से हाइड्रेट बनाते हैं, नीचे वालों में दम उतना नहीं रहता तो नीचे वालों की हाइड्रेट बनाने की टेंडेंसी कम हो जाती। यही नहीं, इन बने बनाए हाइड्रेट्स को अगर आप गर्म करोगे, जैसे CaCl2.6H2O एक बड़ा प्यारा एजेंट है, अगर आप उसे गर्म करेंगे तो मिलेगा CaCl2 सॉलिड प्लस 6H2O गैस, बड़े मजे से वाटर में पड़ जाएगी, ये मिल जाएगा। और कैल्शियम क्लोराइड, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एक बड़ा फेवरेट, बड़ा जनरल सा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लैब में खूब यूज होता है। अब आप कहीं से मॉइस्चर लेंगे, H2O गैस वगैरह मिल जाएगी मॉइस्चर की, तो वापस आ जाएगा, फिर हीट करेंगे वापस बन जाएगा, कई कई बार आप रिपीट कर सकते। ऐसे ही आपके पास बेरियम या स्ट्रोंशियम है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खबरदार, यदि आपके पास बेरिलियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हैं, जैसे आपके पास है MgCl2.6H2O, बेरिलियम तो यहाँ लिखा हुआ है, मैं मैग्नीशियम बता देता हूँ आपको, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपने गेट मत करना, जेई में 5-7 बार आ चुका है। अगर आप MgCl2 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, बनाता है MgOHCl, लोग कहते हैं बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, और HCl 5 पानी भी उड़ जाती है। और गर्म करोगे तो MgO मिल जाएगा। अरे एनहाइड्रस MgCl2 ना मिला, ना 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 नहीं मिलता है ऐसे, इस तरह से। दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिएक्शन दैट इज व्हाई इज वेरी वैल्यूएबल वन, आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए इस रिएक्शन का। ऐसे ही बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को आप गर्म करोगे तो इससे बेरिलियम ऑक्साइड मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, लेकिन PeCl2 एनहाइड्रस नहीं मिलेगा, ऐसी बात। एंड फाइनली चलते चलते आइए देखते हैं फटाफट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम के साथ सीधा रिएक्शन नहीं होता है इनका, लेकिन Ca+H2 बना लेता है, CaH2 स्पेशली। और अगर नीचे वाले नखरा करेंगे स्ट्रोंशियम में बेरियम थोड़ा प्रेशर मार दो तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम को थोड़ा सा लाइफ में इश्यू होते हैं। BeCl2 अगर आपके पास है और आप उसे LiAlH4 से रिड्यूस करेंगे, हाइड्राइड H- आएगा, Cl- निकल जाएगा, तब बन जाता है BeH2 और LiCl और AlCl3, जरूर ऐसा कह सकते हैं। अच्छी बात है, ऐसा होता है, जी हाँ ऐसा होता है, मजेदार रिएक्शन है, इनडायरेक्ट तरीके से आप बनाते हैं। तो ऐसी BeH2 और MgH2 प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट हैं, पॉलीमरिक हैं, बाकी सब आयनिक होते हैं। स्ट्रक्चर पहले भी इसका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाला केमिकल बॉन्डिंग में हमने देखा था, यहां आपके मनोरंजन के लिए फिर से एक बार रिपीट कर दिया है, देखिए इसे, राइट, देयर वी आर। एक लास्ट टिप चलते चलते, इन्हीं हाइड्राइड्स में अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा, बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बुलबुले निकलेंगे, विगरस रिएक्शन होगा, बुलबुले निकलेंगे हाइड्रोजन के। ऑल हाइड्राइड्स रिएक्ट विद पानी टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो बच्चे लोग, इसी के साथ आज धुआंधार बैटिंग करी हमने और बहुत कुछ सीखा है, बस लेकिन आज रुकते हैं, अगली बार फिर इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और इसके कंक्लूजन तक ले जाएंगे, लेकिन ये सब होगा अगली बार। आज की मुलाकात बस इतनी ही, इसको लर्न करना है, रिएक्शंस लर्न करने हैं और सबसे बड़ी बात है असाइनमेंट प्रैक्टिस करके डाउट पूछने हैं आप, ये सब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार।
आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।